हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है 4G आर्किटेक्चर और उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं या इंटरफेसिस हैं उस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं उन्हें देखना न भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो 4G का आर्किटेक्चर है वो 3G आर्किटेक्चर और 2G के आर्किटेक्चर से किस तरह से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। देखिए ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड होगा वो देख लेंगे। सबसे पहले ऊपर आप देख रहे होंगे 2G का हमारा आर्किटेक्चर है, ठीक। नीचे आप मिडिल में जो देख रहे हैं वो 3G का आर्किटेक्चर है और सबसे नीचे आपका 4G का आर्किटेक्चर है। अब इसमें देखिए क्या क्या भिन्नता है और क्या क्या समानता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं लेफ्ट साइड में, जिसे हम MS बोलते हैं। 2G के अंदर हम हैंडसेट को, अपने मोबाइल को MS बोलते हैं, मोबाइल स्टेशन बोलते हैं। ME फॉर मोबाइल इक्विपमेंट, और उसके अंदर जो सिम डलती है उसे यू सिम बोलते हैं, यूजर सिम, ठीक है। सिम की जो फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होती है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हमारा MS बन जाता है, यानी मोबाइल स्टेशन बन जाता है, ठीक। 3G के अंदर हम मोबाइल्स को UE के नाम से जानते हैं, यानी यूजर इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। और 4G के अंदर भी हम उसे UE के नाम से जानते हैं, ठीक। 2G के अंदर जो हमारा नेटवर्क होता है, टावर होता है, उसे BTS बोलते हैं। 3G के अंदर हम उसे क्या बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। और 4G के अंदर हम उस टावर को ई नोड भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा 2G के अंदर BTS होता है वो BSC से कनेक्ट होता है। BSC काफ़ी सारे BSC से अदर कनेक्ट्स रहता है और हर एक BSC से काफ़ी सारे BTS कनेक्ट्स रहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3G के अंदर क्या है, जितने भी नोड बीज होते हैं वो RNC से कनेक्ट रहते हैं, जो सिग्नलिंग और ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, ठीक है। अदर RNC जो होगा वो दूसरे RNC से कनेक्ट होगा, उस RNC से अदर नोड बीज कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब लेकिन जो 4G है उसमें जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं इनोड बीज, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इनके अंदर ऐसा कोई भी इस तरीके का यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये BSC हो गया, RNC हो गया, ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होते हैं, MME से, ठीक है। पहले तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे X2 इंटरफेस के जरिए, और इसके बाद जो हमारा इनोड भी है वो किससे कनेक्ट होगा, MME से या सर्विंग गेटवे से, ठीक है। MME के थ्रू ये सिग्नलिंग का काम करता है और डायरेक्ट सर्विंग गेटवे के थ्रू ये किसका काम करता है, डेटा के लिए, यानी डेटा ट्रैफिक के लिए यूज होता है, ठीक। अब ये देखिए ये हमारा सर्किट स्विच नेटवर्क है जो आप ऊपर देख रहे होंगे MSC 2G के अंदर MSC VLR और EIR, ठीक है। MSC से HLR कनेक्ट होता है, AUC GMSC, ये हमारा जो आप PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क देख रहे हैं, PLMN देख रहे हैं, ये हमारा जो होता है सर्किट स्विच नेटवर्क होता है जो 2G में स्टार्टिंग में चला था, ठीक है। उसके बाद हमें अगर डेटा की रिक्वायरमेंट बनी, जिसके बेसिस पर ये SGSN और GGSN ऐड हुआ, IP नेटवर्क ऐड हुआ, जिससे डेटा स्टार्टिंग हो गया। 3G के अंदर जो हमारा सर्किट स्विच होता है वो सेम होता है, और 4G के अंदर भी वही होता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। हमारा जो सर्किट स्विच नेटवर्क है, कंपोनेंट्स हैं, वो सभी सेम रहते हैं, कोई भी चेंज नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे 3G में भी वही रहेगा, जो हमारा सर्किट स्विच है PSTN वॉइस नेटवर्क के लिए, लेकिन जो डेटा है वो SGSN और GGSN आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, यहाँ से 2G से 3G और 4G सभी कुछ, ठीक है। लेकिन 4G में देखिए क्या क्या चेंज हुआ, यहाँ पे MME आया, MSC की जगह MME आया, MME से दूसरा MME जो सेकंड MME हो तो आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। HSS जो यहाँ पे HLR था, होम लोकेशन रजिस्टर था, यहाँ पे HSS हो गया, ठीक है। EIR सही है। यहाँ पे देखिए सर्विंग गेटवे जो आप देख रहे होंगे, ठीक, ये यहाँ से इनोड बी से MME के थ्रू जो ये आप पाथ देख रहे हैं ये सिग्नलिंग पाथ है, और जो इनोड बी से सर्विंग गेटवे के थ्रू आप जो पाथ देख रहे हैं रेड कलर से है, ये डेटा पाथ है, ठीक। कहाँ से, इनोड बी, सर्विंग गेटवे, PGW और IMS, ठीक है, जो आपकी वोल्टी कॉल भी चलती है, IP रिलेटेड कॉल्स, ठीक है। अब जानते हैं हम हर एक कंपोनेंट्स के बारे में। पहले आपको दिखा देते हैं कि आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए GRAN यानी 2G का नेटवर्क है, BTS BSC जो ABIS इंटरफेस के जरिए आपस में कनेक्ट रहते हैं, और जो BSC MSC से A इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट रहता है, और BSC SGSN जो 3G का SGSN है, यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था 3G का जो ये SGSN है, ठीक है।
ये SGSN BSC से किस तरह से कनेक्ट होता है GB इंटरफेस के जरिए, वो आप देख सकते हैं। जो हमारा सर्किट स्विच नेटवर्क है वो 2G के अंदर बनाया गया था, उसी से सभी 3G और 4G में जो सर्किट स्विच हमारी कॉल चलती है, CSFB हो, ये सभी इन्हीं को थ्रू होता है। ठीक है, ये 3G का हमारा डेटा नेटवर्क है, पैकेट स्विच जिसे हम बोलते हैं, सर्किट स्विच यानी CS यानी सर्किट स्विच कोर नेटवर्क है। ठीक, ये 3G यूट्रान जो नोड बी, 3G में हम जो हमारा टावर है उसे नोड बी के नाम से जानते हैं, और नोड बी RNC से LUB इंटरफेस के जरिए कनेक्ट रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे RNC 2G के MSC से LUCS यानी LU सर्किट स्विच जो होगा वो इस इंटरफेस के जरिए कनेक्ट हो जाता है, और जो पैकेट स्विच जो होगा 3G के अंदर डेटा चलता है वो RNC से SGSN को, जो आप यहाँ पे लाइनिंग देख रहे हैं इंटरफेस है LUPS यानी पैकेट स्विच जो इंटरफेस है उसके थ्रू कनेक्ट हो जाता है। अब 4G के अंदर चलते हैं, इनोड बीज X2 इंटरफेस के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं, दो इनोड बीज X2 इंटरफेस के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं, और इनोड बीज MME से S1 इंटरफेस के जरिए कनेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक नेटवर्क बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SGW जो डेटा पाथ जो होता है ट्रैफिक के लिए 4G के अंदर, वो SGSN से कनेक्ट रहता है S4 इंटरफेस के जरिए। ठीक, जो डेटा पाथ है वो किससे कनेक्ट रहेगा, SGSN से 3G के से, 3G का 2G से। देखिए आपस में सभी इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो SGW है वो MME से भी कनेक्ट रहता है, और जो 3G का जो SGSN है वो HSS से S6D, ये इंटरफेसिस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2G 3G 4G का जो आपका नेटवर्क है वो कनेक्ट रहता है। ये काफ़ी सारे इंटरफेसिस हैं, इंटरव्यू में इंटरफेसिस पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। हर एक इंटरफेसिस के लिए इंटरफेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, X2 और S1 इंटरफेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम आज जानते हैं 4G का जो यहाँ पे आप नेटवर्क देखते हैं, आर्किटेक्चर देख रहे हैं, यानी UE, इनोड बी, MME, सर्विंग गेटवे, HSS, EIR, PCRF, PCEF, PGW, इनके सभी के फंक्शंस क्या हैं और ये किस लिए यूज होते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनोड बी के बारे में, जिसे 4G के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे यूट्रान बोलते हैं। काफ़ी सारे इनोड बी जो मिल जाते हैं उसे यूट्रान बोलते हैं, और ये सभी जितना भी जो कोर नेटवर्क है हमारा, इसे कोर नेटवर्क बोलते हैं। ये 3G का कोर नेटवर्क है जो इस बॉक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, और ये 2G का कोर नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे आप 4G का कोर नेटवर्क को हम बोलते हैं EPC यानी इवोल्ड पैकेट कोर, और जो यूट्रान की फुल फॉर्म होती है इवोल्ड यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं IMS एंड IP लिखा हुआ है नेटवर्क, तो IMS की फुल फॉर्म होती है IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम। ठीक है, IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सभी इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं। अब जानते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इनोड बी के बारे में। इनोड बी यूट्रान का पार्ट होता है। ठीक है, यूट्रान रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी बताया था, इनोड बी जो होता है इसका पार्ट होता है। ठीक, और ये एक कंपोनेंट होता है जो हमारे यूज को अलाउ करता है, कनेक्ट करता है LTE नेटवर्क से। ये ऐसा कंपोनेंट्स है जो हमारे जो UE यानी मोबाइल फ़ोन है वो उन्हें, जो हमारे यूजर्स मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनको LTE नेटवर्क से कनेक्ट करता है। कौन, इनोड बी किससे कनेक्ट करता है, UE को LTE नेटवर्क से। ठीक है, इनोड बी कम्युनिकेट करता है UE के साथ और अदर इनोड बीज के साथ भी। ठीक है, एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इनोड बीज यानी जो टावर होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे जब हम बोलते हैं कि हैंडओवर हो रहा है, अगर हैंडओवर नहीं होगा तो आपकी कॉल या वॉइस नहीं चल पाएगी बिना हैंडओवर के, तो आपस में ये इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं। ठीक, इनोड बी टिपिकली कम्युनिकेट्स विद UE विद अदर इनोड बीज एंड विद EPC थ्रू वेरियस इंटरफेसिस, जो अभी मैंने यहाँ पे अब दिखाया था। इनोड बीज इन इंटरफेसिस के जरिए आपस में कनेक्ट रहता है EPC नेटवर्क से। ये हमारा कोर जो नेटवर्क था इससे। ठीक है, इनोड बीज के कुछ फंक्शंस हैं, वो सबसे पहला है रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, RRM। दूसरा मोबिलिटी मैनेजमेंट। तीसरा एडमिशन कंट्रोल। ठीक है, अब जानते हैं इनके लिए क्या क्या है। रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, रेडियो बियरर कंट्रोल। रेडियो बियरर कंट्रोल क्या चीज़ है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेटअप, मेंटेनेंस एंड रिलीज ऑफ
रेडियो बियरर्स एंड इट्स रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, हमारा सेकंड था मोबिलिटी मैनेजमेंट विच हैंडल्स द रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर यूज इन बोथ आइडल एंड कनेक्टेड मोड। हमारा थर्ड पॉइंट था एडमिशन कंट्रोल। ठीक है, इसके फंक्शंस हैं ये इनोडबीज के। एडमिशन कंट्रोल क्या है? एडमिशन कंट्रोल अलाउस और डिनाई रेडियो बियरर सेटअप रिक्वेस्ट। ठीक है, इनोडबीज में जो एडमिशन कंट्रोल है वो क्या करता है, या तो अलाउ करता है या डिनाई कर देता है रेडियो बियरर सेटअप रिक्वेस्ट को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा है डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन विच कवर द रिलीज एंड एलोकेशन ऑफ रेडियो रिसोर्सेज इन बोथ द यूजर प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इनोड बी का एक फंक्शन है, रूटिंग ऑफ यूजर प्लेन पैकेट्स टुवार्ड्स द सर्विंग गेटवे। एमएमई जो इनोड बीज होता है वो एमएमई को भी सेलेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है वो जान लेते हैं। ये इनेबल करता है, इनेबल द यूई टू बी सर्व्ड बाय एमएमई व्हाइल द यूई इज इन द अटैच प्रोसीजर। जब हमारा यूई अटैच प्रोसीजर में है उस टाइम पे ये एमएमई से कनेक्ट करता है। दूसरा है इनेबलिंग द यूई टू बी सर्व्ड बाय ए डिफरेंट एमएमई व्हाइल बीइंग ए नेटवर्क। ठीक, थर्ड पॉइंट है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूट टुवर्ड्स एन एमएमई बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूई व्हेन रूटिंग इज नॉट अवेलेबल। जब रूटिंग अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट का काम करता है। ठीक, एक पॉइंट है इसका पैकेट कंप्रेशन एंड सिपरिंग। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका? एक पैकेट कंप्रेशन एंड सिपरिंग मीन्स एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ पैकेट थ्रू सिपरिंग algo. Second point, header compression for downlink packets and header compression for uplink packets. Okay, next feature is message scheduling and transmission. Transmission of paging message यानी operation and maintenance messages और broadcast information। ठीक है, ये इसके फंक्शंस होते हैं। अब जानते हैं हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये सभी इनोडबीज के जो फीचर्स थे वो थे। अब चलते हैं हम ईपीसी की तरफ, यानी इवोल्व पैकेट कोर। इवोल्व पैकेट में क्या है कि ये काफ़ी सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, इनके मिलकर बना होता है, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मोबिलिटी मैनेजमेंट हो गया, ऑथेंटिकेशन होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गया, रूटिंग अपलोड एंड डाउनलोडिंग आईपी पैकेट्स हो गया, या आईपी एड्रेस एलोकेशन हो गया। ये काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। अब हर एक कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एमएमई यानी मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट हैंडल्स ऑल ऑफ द सिग्नलिंग एक्सचेंज बिटवीन यूई एंड ईपीसी। ठीक है, यूई और ईपीसी के बीच में जो सिग्नलिंग होगी, एक्सचेंज होगी, सिग्नलिंग एक्सचेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उसको हैंडल करके रखता है। ठीक है, एज वेल एज बिटवीन इनोड बी एंड ईपीसी, और इनोड बी और ईपीसी में जो भी सिग्नलिंग होगी उसको हैंडल करके रखता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एमएमई का, यानी जो फंक्शन है सिग्नलिंग परफॉर्म्ड बाय द एमएमई इज नोन एज नास। जितनी भी सिग्नलिंग परफॉर्म्ड होगी एमएमई के द्वारा, एमएमई के थ्रू जो भी सिग्नलिंग हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? नास, यानी नॉन एक्सिस स्ट्रेटम सिग्नलिंग। ठीक है, क्योंकि ये किसके थ्रू सक्सेस हो पाती है? नास प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक, एमएमई का थर्ड पॉइंट है, थर्ड फंक्शन है एमएमई कनेक्ट्स टू द इनोड बी थ्रू द S1 AP इंटरफेस। ठीक है, एमएमई ये जो इंटरफेस यहाँ पे देख रहे हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है? S1 AP इंटरफेस के थ्रू, जिसे हम कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक, इंटरफेस और परफॉर्म क्या करता है? ऑथेंटिकेशन। क्या परफॉर्म करता है? ऑथेंटिकेशन। फोर्थ पॉइंट है एमएमई का, एमएमई कनेक्ट्स टू द HSS। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एमएमई कनेक्ट्स टू द HSS यानी होम सब्सक्राइबर सर्वर से एंड रिक्वेस्ट द ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन फॉर द सब्सक्राइबर ट्राइंग टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। जो भी सब्सक्राइबर हमारा नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहा है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको चेक करेगा, HSS और ऑथेंटिकेट करेगा। ये काम एमएमई HSS से करवाता है। ठीक,
इसके कुछ अदर फंक्शंस हैं, जैसे कि अभी बताया था ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में होता क्या है, इट इनेबल्स यूई टू ऑथेंटिकेट टू द नेटवर्क बाय एक्सचेंजिंग ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन बिटवीन यूई एंड एचएसएस। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक, वो उसको क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी मैनेजमेंट। जो बताया था मोबिलिटी मैनेजमेंट में क्या चीज़ आती है, इट अलाउज द सब्सक्राइबर्स मोबिलिटी विद इन द नेटवर्क और एक्सिस नेटवर्क। ठीक, मोबिलिटी जैसे कोई भी सब्सक्राइबर होगा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है दूसरे नेटवर्क को भी प्रोवाइड करानी होती है। लोकेशन अपडेट, जैसे लोकेशन भी अपडेट करानी पड़ेगी एमएमई को। ठीक, इट कीप्स ट्रैक ऑफ सब्सक्राइबर लोकेशन विद इन द नेटवर्क एंड ऑफ इट्स करंट स्टेट। ठीक है, एमएमई का क्या काम है, लोकेशन अपडेट कराना, यानी उस सब्सक्राइबर की करंट लोकेशन क्या है और जैसे जैसे वो नेटवर्क में मूव करता है। ठीक है, बियरर एस्टेब्लिशमेंट, जो एमएमई का एक फंक्शन है वो है बियरर एस्टेब्लिशमेंट। मींस इट एस्टेब्लिश बियरर बाय डिसाइडिंग ऑन ए गेटवे राउटर टू द इंटरनेट इफ देयर आर मोर गेटवे अवेलेबल। ठीक है, लास्ट जो इसका पॉइंट है एमएमई का वो है हैंड ओवर सपोर्ट। हैंड ओवर सपोर्ट का किस तरीके से काम करता है, देखिए, अगर दो इनोडबीज आपस में X2 इंटरफेस के जरिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो ये क्या काम करता है, यूई सबसे पहले सिग्नलिंग यहाँ पे जाएगी, हैंड ओवर कमांड्स जाएंगी इनोडबी से, तो एमएमई के थ्रू वो दूसरे नेटवर्क को पहुंच जाएंगी, यानी दूसरे टावर के पास पहुंच जाएगी, अगर दो टावरों के बीच में आपस में X2 इंटरफेस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो जाएगा, S1 इंटरफेस के जरिए। कुछ अलग पॉइंट्स हैं उन्हें भी मैं बता देता हूं, जैसे कि एमएमई आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग ए गेटवे राउटर टू द इंटरनेट इफ देयर आर मोर अवेलेबल। ठीक है, एंड वाइल इनोडबी इटसेल्फ हैज हैंडओवर कैपेबिलिटी, जैसे कि अभी मैंने बताया था इनोडबी की अपनी हैंडओवर कैपेबिलिटी होती है, बट when X2 interface not available then the MME transmit handover message between inodebs। ठीक है, MME क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है दो इनोडबीज के जरिए। ठीक है, एंड द नास सिग्नलिंग टर्मिनेट्स एंड एमएमई, जितनी भी नास सिग्नलिंग हो किस पे टर्मिनेट होती है, एमएमई पे। एमएमई इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड एलोकेशन ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिटीज टू यूई। ठीक, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, अगर आप देखेंगे तो एमएमई चेक्स द ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूई टू कैंप ऑन द सर्विस प्रोवाइडर्स पीएलएमएन। ठीक है, जितने भी नेटवर्क हैं उनके लिए ऑथेंटिकेट करता है एमएमई। ठीक है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स पीएलएमएन प्रोवाइड करते हैं, एंड एनफोर्सिस यूई रोमिंग रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, एमएमई इज आल्सो एमएमई इज टर्मिनेशन पॉइंट इन द नेटवर्क फॉर शिपरिंग और इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फॉर नास सिग्नलिंग एंड हैंडल्स द सिक्योरिटी की मैनेजमेंट। ठीक है, एंड एमएमई आल्सो सपोर्ट्स लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ सिग्नलिंग। ठीक, एमएमई प्रोवाइड्स द कंट्रोल प्लेन फंक्शन फॉर मोबिलिटी बिटवीन LTE एंड 2G, LTE एंड 2G और 3G एक्सेस नेटवर्क्स विद द S3 इंटरफेस। जो यहाँ पे आप देखिए ये S3 इंटरफेस जो मैंने बताया था, एमएमई क्या करता है, S3 इंटरफेस के जरिए यहाँ कनेक्ट हो जाता है 3G नेटवर्क से। ठीक है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, आप देखते रहिए। ठीक, एंड S3 इंटरफेस टर्मिनेटिंग एट द एमएमई फ्रॉम द SGSN। ठीक है, ये किस पे टर्मिनेट होता है, SGSN पे। ठीक है, एमएमई आल्सो टर्मिनेट्स द S6A इंटरफेस, जो आप देख रहे होंगे S6A इंटरफेस टुवर्ड्स द होम सब्सक्राइबर सर्वर फॉर रोमिंग यूज। ठीक है, फॉर रोमिंग यूज। अब हम बात करते हैं SGW की, यहाँ पे देख लीजिए। अब बात करेंगे SGW, जिसे हम बोलते हैं सर्विंग गेटवे। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं उस बारे में जानेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ सर्विंग गेटवे इज रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ यूजर डेटा पैकेट्स। ठीक है, क्या काम है इसका, मेन फंक्शन क्या है, सर्विंग गेटवे इज रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ यूजर डेटा पैकेट्स। सर्विंग गेटवे इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटर इनोडबी हैंडओवर्स, इंटर इनोडबी हैंडओवर्स in the user plane and provides mobility between LTE and other circuit switch networks जैसे कि 2G या 3G और PGW यानी पैकेट गेटवे नेटवर्क्स की। ओके, अदर फंक्शंस ऑफ सर्विंग गेट्स आर SGW
means serving gateway acts like an anchor for handover between neighboring nodes which is inter node b handover. ठीक है, which is called inter node b handover. And the serving gateway functions is supported by the industry leading Cisco ASR 5000 series. ठीक है, तो सर्विंग गेटवे है उसके फंक्शंस क्या हैं, सपोर्ट किसके द्वारा किए जा रहे हैं, इंडस्ट्री सिस्को एसएसआर 5000 सीरीज के द्वारा. ठीक, जैसे कि थ्रूपुट, कोल्ड ट्रांजैक्शन रेट्स, पैकेट्स प्रोसेसिंग, सिग्निफिकेंट memory resources. Okay, in idle states serving gateway maintains the UE context and generates paging requests when the when UE receives downlink data. Okay, serving gateway also performs replication of the user traffic in case of lawful interception. And serving gateway integrated with EPC elements such as MME, PGW and release 8 serving GPRS support node which is called SGSN. ठीक है, which is called HSGSN. SGW is connected to SGSN of here you can see in 3G and in 2G network. Okay, and SGW can also be integrated with the 2G 3G elements as a SGSN and GGSN. Serving gateway is also connected to the SGSN in 2G or 3G network and to the GGSN. Okay, serving gateway have high performance across all parameters like signaling, throughput, density and latency. अब हम बात करते हैं PGW के बारे में. PGW का काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, उस बारे में. PGW की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पैकेट डेटा नेटवर्क, यानी PDN, गेटवे भी बोल देते हैं इसे, पैकेट डेटा नेटवर्क. PGW acts as the interface between the LTE network and other packet data network such as the internet or SIP based IME networks. Okay, PGW acts like the point of exit and entry of traffic for the UE. मतलब PGW जो होता है वो एक इस तरीके से काम करता है, एक पॉइंट की तरह काम करता है, यानी एग्जिट और एंट्री जो यूई के लिए ट्रैफिक है उसकी एग्जिट और एंट्री की तरह काम करता है. इन PGW a UE can be connected to more than one PGW while accessing multiple PDN. ठीक है, एक UE मल्टीपल PGW से कनेक्ट हो सकता है. एंड PGW हैंडल्स पॉलिसी इन्फोर्समेंट, यूजर बाय यूजर पैकेट फिल्टरिंग, चार्जिंग सपोर्ट, lawful interception और पैकेट स्क्रीनिंग. These are the functions of PGW. And UE IP address allocation is also main function of PGW, and PGW is the gateway which terminates the SGI interface. This is the SGI interface PDN यानी PGW which terminates the SGI interface towards PDN. Okay, towards PDN, and it is possible to use non 3GP technologies like WiMAX, CDMA and eVideo. Okay, next component is SSS. Its full form is Home Subscriber Server. HSS की full form क्या है, Home Subscriber Server. Its functions are HSS is a central database that contains user related and subscription related information of users. All users related information like photos, address, his family related information and total pin code. Okay, and the functions of HSS is include mobility management, call and session establishment support, user authentication and access authorization.
These are the functions of HSS, and HSS is based on the HLR. Okay, HLR you can see in 2G and 3G. HSS is based on, here you can see HLR. HSS is based on HLR यानी होम लोकेशन रजिस्टर एंड ऑथेंटिकेशन सेंटर ऑफ 2G and 3G network. Okay, next component is PCRF, means policy and charging rule function. Its functions are, PCRF is a combination of CRF means charging rule function and PDF means policy decision function. Okay, and answer the service policy and sends quality of service means QoS information for each session, begin and accounting rule information. Okay, our next component is PCEF. PCEF means policy and charging enforcement function. Okay, its functions are means PCEF performs policy enforcement and service data flow detection, allowing data flow through the implemented PGW. Okay, it is also responsible for the quality of service on IP packets in the PGW and enforces rules, yani PCF enforces rules that allow data packets to pass through the gateway. Okay, so these are the functions of all the components of 4G network, and here you can see the all the interfaces of 4G, which connects to two components like X2 and S1 is more important to know. Mainly interviewer asks about these two interfaces. First one is X2 and S1, and how a UE handovers through the MME while X2 interface is not connected. X2 interface not connect one node B to other node B's, and this is the serving gateway S11 interface which connects MME and serving gateway. This is the more important interface to know. तो ये आपके इंटरफेसिस हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और किस तरीके से 2G 3G 4G का जो नेटवर्क है आपस में इंटरकनेक्ट रहता है, यानी सर्किट स्विच और पैकेट स्विच कनेक्ट रहता है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारी कॉल होती है वो किस किस के थ्रू चल सकती है, यानी वॉइस है वो हमारे किस किस के थ्रू चल सकती है। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, जो हमारा डेटा होता है वो ऐसे ही चलता है, यूई से इनोड बी, SGW, PGW और IMS पे पहुंच जाता है। ठीक, SG यहाँ पे आप देख सकते हैं SGSN 3G में GGSN IP नेटवर्क, ये डेटा इसके थ्रू चलता है। ये हमारा जो है यूजर प्लेन है और ये कंट्रोल प्लेन है। सिग्नलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी डॉटेड लाइन से आपस में कनेक्टेड है वो सभी सिग्नलिंग है, और जो आप रेड डार्क देख रहे हैं वो डेटा प्लेन है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए जितनी भी वॉइस कैसे कैसे चल सके। 2G में 2G अगर आपका 2G कवरेज आपको मोबाइल हैंडसेट है तो 2G कवरेज पे आपकी कॉल चल सकती है, 3G कवरेज पे आपकी कॉल चल सकती है, और CSFB के थ्रू, जैसे आप 4G से कनेक्ट हैं तो आपकी CSFB हो सकती है 2G 3G, वो आपकी वॉइस कनेक्ट हो जाती है। वोल्टी पे भी आपकी वॉइस चलती है, वोल्टी SRB CC के थ्रू आपकी वॉइस चलती है, वोल्टी IMS पे भी आपकी वॉइस चलती है। ठीक, और VoIP के थ्रू VoIP OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, जैसे कि 2G 3G 4G वाईफाई के थ्रू भी आपकी जो वॉइस कॉल है वो कनेक्ट रहती है। तो इन चीज़ों के जरिए आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। 2G नेटवर्क से भी वॉइस कॉल होती है, 3G से भी, जो सर्किट स्विच होती है, पैकेट स्विच 4G में आ गया है, और वोल्टी कॉल्स। ठीक है, तो ये था 4G आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं 4G इंटरफेसिस, जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करना न भूलें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।